बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपका वेलकम कहते हैं। आज हम अपने इस सेशन में ZTBL का जो हमारा कोर्स एग्रीकल्चर के पार्ट के रेलेवेंट चल रहा है, टॉपिक हमारा होगा जो गंदम की फ़सल है उसको ग्रो कैसे किया जाता है, यानी उसकी काश्त कैसे की जाती है और उसके लिए क्या ज़मीन कैसे तैयार करनी होती है और कौन सी ज़मीन उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है, कौन सी इसकी वैराइटीज़ हैं, कौन सी इसके ऊपर जो इंसेक्ट्स हैं या फिर पेस्टिसाइड वगैरह उनको यूज़ करके जो बीमारियों से इसको बचाया जा सकता है। और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी कपास के गंदम के फसल के हवाले से वो हम बातें करेंगे। लास्ट लेक्चर जो थे हमारे एक सीरीज़ थी जिसमें हमने ग्राम्स पे बात की थी, यानी कि चने की फसल पे हमने डिटेल से डिस्कशन की थी। तो इंशाल्लाह आने वाले टॉपिक में हम राइस यानी कि चावल की फ़सल के बारे में भी बात करेंगे जिसको धान की फ़सल कहते हैं। अच्छा, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जो हमारा गंदम के रेलेवेंट टॉपिक है। तो आप में से हर एक अच्छे तरीके से जानता है कि गंदम की फ़सल पाकिस्तान में वाइड एरिया में इवन कि सिंध, बलूचिस्तान और KP, इसके अलावा जो पंजाब में तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये पंजाब में सबसे ज़्यादा फसल ये उगती है और बाकी जो सूबे हैं उनमें भी, लेकिन ज़्यादातर जो शुमाली इलाका जाते हैं उनमें एक्सपोर्ट भी यहीं से की जाती है, इवन के बलूचिस्तान में भी यहीं से भेजी जाती है। तो बाकी कई ममालिक ऐसे हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि जो खुराक हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन दी वीट। और वीट का इस्तेमाल बहुत सारी और प्रोडक्ट्स में भी होता है जिनको फर्दर हम प्रोसेसिंग के बाद इस्तेमाल करते हैं। तो और इसकी ये सख्त जान पौधा भी है, ये पौधा नरम पौधा नहीं है, मतलब कि एक इसकी ये नहीं है कि कहीं पे अगर ये काश्त हो रहा है तो उसका जो इन्वायरमेंट है या क्लाइमेट है वो स्टैंडर्ड है, उससे थोड़ी सी वेरिएशन होगी तो वहाँ पे उगेगा नहीं। ये सख्त जान पौधा है, निस्बतन ये टफ़ मौसम में भी सर्वाइव करता है और जहाँ पे इसको थोड़ी सी दुश्वारी होती है, यानी कि ज़्यादातर तो गर्मी की फसल में गर्मी के मौसम में जाके पकता है, लेकिन इसकी काश्त होती है वो सर्दी में ही की जाती है। तो मौसम सरमा में ये सर्वाइव करता है। इवन कि जब कोहरा, जिसको आप कहते हैं कोहरा, और इसके अलावा धुंध वगैरह के जो मौसम होता है उसमें भी इसको कोई नहीं होता। इवन कि धुंध के जो मौसम होता है जिसमें हम फोग कहते हैं, उसके अंदर ये ज़्यादा मजबूत होता है। तो आए दिन फिर ये एक मैकेनिकल जो वे है उसको प्रोड्यूस करने का और उस फसल को उससे जो उसके हासिल है, यानी कि उसकी जो अनाज है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इसका आउटपुट ज़्यादा हासिल करने के लिए जो मुख्तलिफ़ मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है, खादों का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसकी ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। और जहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है ज़ाहिर बात है वो एक्सपोर्ट करते हैं, और जहाँ पे ये नहीं उगती वहाँ पे इंपोर्ट की जाती है। विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ वर्ल्ड इज़ आल्सो इंक्रीजिंग रैपिडली एंड वीट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप। तो इसको हम क्या कहते हैं, फूड क्रॉप है दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मीटिंग द वर्ल्ड food requirement. Wheat can be grown all over the world, but when it comes to the production, China tops the list. इनके चाइना में सबसे ज़्यादा गंदम का उगती है और इसके बाद इंडिया और US में होती है। तो ये पकी हुई फसल की एक तस्वीर आप देख सकते हैं गंदम की। और वीट इंडीड इज़ अ बेस्ट सीरियल ग्रेन, यानी कि जो जहाँ से हम खुराक हासिल करते हैं, ये ग्रेन दाने वाला जो फसल है वो है। एज इट कंटेन्स हायर प्रोटीन, इसमें प्रोटीन भी ज़्यादा है। और इवन के जो मकई है, मकई की फसल और चावल की फसल से भी इसमें प्रोटीन ज़्यादा है। मोर ओवर इट इज़ बिलीव टू बी दी बेस्ट स्टेपल फूड इन टूडेज वर्ल्ड। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन प्रिपेयरिंग वेरियस फूड्स लाइक ब्रेड है, बिस्किट है, सीरियल, कुकीज़ हैं, केक्स हैं, पास्ता या नूडल्स वगैरह। ये सारे के सारे गंदम की फसलों को प्रोसेस करने के बाद ही आगे उसके अनाज से हासिल की जाती हैं। तो इसकी कल्टीवेशन का क्या तरीक़ाकार है, कैसे काश्त की जाती है, तो सीधे से खेत होते हैं, इसमें कोई वो पेलियाँ शेलियाँ बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। वीट फार्मिंग और कल्टीवेशन कैन बी वेरी ईजिली डन एज़ कम्पेयर टू मैनी अदर सीरियल क्रॉप्स। हियर इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट विद इट। सबसे पहले तो लोकेशन, जहाँ पे आप जिस जगह पे काश्त करना चाहते हैं उसकी सिलेक्शन एरिया की, वो फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, लोम टेक्सचर की होनी चाहिए, मॉडरेट वाटर होना चाहिए, ना तो ज़्यादा पानी हो
और ना खुश्क ज़मीन हो, तो वहाँ पे ज़्यादा इसका होता है इसकी जानदार फसल उगती है। द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वीट फार्मिंग इज़ अ सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट प्लेस। यू मस्ट लुक फॉर अ प्लेस दैट हैज़ फर्टाइल सॉइल, यानी कि जहाँ पे ज़रखेज़ ज़मीन हो, फसलें उगती हों फॉर वीट फार्मिंग। सॉइल विद लोम टेक्सचर, गुड स्ट्रक्चर एंड मॉडरेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आर सम फैक्टर दैट यू मस्ट कंसिडर टू ग्रो वीट। तो मेनली अगर आपको एलिमेंट याद रखना पड़े तो फर्टाइल सॉइल होना चाहिए, लोम टेक्सचर टाइप होनी चाहिए, इसके अलावा मॉडरेट वाटर इसमें होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा नमी या ज़्यादा खुश्की ना हो। तो आप ये ज़मीन दे सकते हैं। इस तरह की जो एरिया होता है वो आउटस्टैंडिंग इसके लिए होता है काश्त के लिए। ज़्यादातर पंजाब के जो सेंट्रल पंजाब में इलाके हैं वो इसी तरह की मिट्टी है और वहाँ पे ही इसकी फसल ज़्यादा उगती है। अच्छा, ज़मीन को तैयार कैसे करना? द सॉइल मतलब एक देखें, ज़मीन के अंदर जब आप हल चलाते हैं, हल चलाने के साथ आपने बीज बोना होता है, तो ये आपने देखना होता है कि जब बीज ज़मीन में जाए इतनी एक नमी हो कि वो नम हो के जो बीज को थोड़ी सी पानी की ज़रूरत है वो ले के तो उसमें से पौधा उग सके। जब मिट्टी जिसमें हल चलाया जाता है वो ज़्यादा पानी वाली होगी तो मिट्टी जुकड़ जाएगी, बीज वहाँ पे जब डालेंगे वो मिट्टी जब खुश्क होगी तो उसको अपने अंदर दबोच लेगी। सख्त ज़मीन के बाद, ज़मीन जब सख्त हो जाती है तो वहाँ से पौधे को निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पानी की ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। जब बिल्कुल खुश्क हो तो भी उसको नमी पूरी नहीं मिलती तो पौधा जो है उसका जो उसकी जर्मिनेशन है वो नहीं हो सकती। सो मुनासिब सी होनी चाहिए और इतनी होनी चाहिए कि मिट्टी को हाथ में पकड़ के अगर आप उससे से दबाएं तो वो भुर जाए, यानी कि वो फिर टूट जाए। ये ना हो कि वो एक ढेला सा बन जाए या फिर वो बिल्कुल खुश्क इतनी हो के टूटे ना। The soil must be properly prepared before starting wheat farming. For this, you can plough the soil either with a disc or moldboard plough, यानी कि हल से भी चला सकते हैं या बाकी एरो से भी चला सकते हैं। Then arrange the soil by giving one deep plough followed by 2-3 light ploughing and planking. पहले उसको गहरा हल चलाना है, बाद में जब उसको नरम हल्का हल्का हल चलाना है। नाउ ऐड नेचुरल फर्टिलाइजर्स टू इट, यानी कि जिसमें गोबर वगैरह की वो खाद होती है वो मिला सकते हैं। फॉर कमर्शियल वीट फार्मिंग, अगर आपने ये फसल उगा के उससे जो बीज हैं या उससे जो गंदम है उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, आप कमर्शियल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो फिर आपको उसको खाद में मिलानी चाहिए। एंड एवरेज ऑफ 50 kg नाइट्रोजन, 25 kg फास्फोरस एंड 12 kg पोटाश इज़ सफिशेंट इन 1 एकड़ ऑफ लैंड। 1 एकड़ में कितने जो कैनाल हैं, कितने मरले हैं, कितना बीघाज होते हैं, वो हमने पहले ज़मीन के मेजरमेंट की कैलकुलेशन के बारे में जो लेक्चर थे उसमें कवर कर चुके हैं। एंड मोर ऑर्गेनिक कंटेंट्स वाइल प्रिपेयरिंग द सॉइल, तो जो ऑर्गेनिक कंटेंट्स जितने भी मुनासिब हो सकते हैं वो उसमें मिलाएंगे तो वो फसल उतनी ही अच्छी होगी। तो ये देख सकते हैं डिस्क ब्रेक से जो या फिर जो बाकी इसकी ज़मीन की तैयारी है वो कैसे कर सकते हैं। वेदर की रिक्वायरमेंट का अगर हम समरी में देखें तो 3.5 सेंटीमीटर से लेकर 35 सेंटीग्रेड तक, सेंटीग्रेड है ये, 3.5 सेंटीग्रेड से लेके 35 सेंटीग्रेड तक ये सर्वाइव करता है पौधा। लेकिन इसके लिए जो आउटस्टैंडिंग टेम्परेचर है वो 21 सेंटीग्रेड से 26 सेंटीग्रेड है, ज़्यादा गर्म भी ना हो और ज़्यादा ठंड भी ना हो। Wheat plants can be grown and planted in a wide range of agroclimate conditions. The plant have high flexibility and hence can be grown in the tropical, यानी कि जो गर्म इलाके हैं, सब ट्रॉपिकल जोन्स भी एंड टेम्परेट जोन जहाँ पे मुतदिल मौसम होता है। द मोस्ट सूटेबल क्लाइमेट फॉर वीट फार्मिंग इज मॉइस्ट एंड कूल वेदर, यानी कि जहाँ पे नमी भी हो और ठंडा मौसम हो। द प्लांट्स कैन ईजिली सर्वाइव इन टेम्परेचर बिटवीन 3.5 सेंटीग्रेड and 35 centigrade, but the best temperature for wheat farming is between 21 and 26 centigrade. तो वैरायटी इसकी कौन कौन सी है जो आप चूज़ करते हैं? wheat is available in many different types of varieties all over the world. Some popular wheat varieties available and cultivated are as follows: DBW17, HD2851, HD2932, PBW1 zinc और उन्नात PBW343, PDW233, WHD943, TL2908
ये बाकी और भी इसकी मुख्तलिफ अपने इलाकों में अवेलेबल थी, लेकिन ज़्यादातर जो पाकिस्तान में इनकी जो वैराइटीज़ है अवेलेबल है। मेक श्योर यू चूज द राइट वैरायटी ऑफ वीट अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट कंडीशंस ऑफ योर रीजन, यानी कि जो इसकी वैरायटी है वो डिपेंड करती है कि किस तरह के रीजन में किस तरह की जो उसकी नस्ल है वो अच्छी रहेगी। यू कैन आल्सो कंसल्ट द एक्सपीरियंस फार्मर, जो आपके इलाके में एक घाघ किस्म के पुराने जो काश्तकार हैं, किसान हैं, उनसे भी आप मशवरा ले सकते हैं। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसके भी मुख्तलिफ ऑफिसर्स होते हैं जो किसान की रहनुमाई के लिए गाइड करते हैं। सीडिंग कैसे होती है, इसके बीज की बारे में कि कितना बीज डालना है। वीट seeds are easily available in the market. While purchasing the seeds, make sure it is good quality. Good quality बीज की कैसे हो सकती हैं वो हमने डिटेल से ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वो सारी इसमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए। हाई यील्डिंग एंड डिजीज़ फ्री, उसमें यानी कि ज़्यादा जो अनाज देने वाला बीज होना चाहिए और उसके बीज के अंदर कोई बीमारी वगैरह ना होना चाहिए। तो नॉर्मली 1 मंथ से लेके 10 kg ऊपर भी अगर डाल दें तो यानी कि 40 to 50 kg सीड्स आर रिक्वायर्ड टू बी required for 1 acre of land, although the exact amount of seeds required depends on the variety and sowing method sorry, कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं और ज़मीन कैसी है, उसका रिज़ल्ट ये डिपेंड करता है कि बीज आपको कितना वहाँ पे डालना चाहिए। अच्छा, प्लांट जब करेंगे यानी कि इसकी काश्तकारी करेंगे तो बीज कितना गहरा होना चाहिए और मौसम कौन सा होना चाहिए उसके बारे में भी देख लेते हैं। द वीट सीड्स मस्ट बी सोन अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर इनसाइड द सॉइल, ज़मीन के अंदर 4 से 5 सेंटीमीटर तक इसको अंदर रखें। ऑलवेज पुट द सीड्स इन रोज एंड मेंटेन अ स्पेसिंग ऑफ 22.5 सेंटीमीटर बिटवीन द रोज। अगर आप कतारें बना रहे हैं तो एक रो से दूसरी रो के दरमियान में 20 से 22 या 23 आप सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए प्लांटिंग। और सोइंग द सीड्स एट द राइट टाइम इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट एज ड्रिलिंग सोइंग कैन काज अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन प्रोडक्शन, यानी कि मौसम के गुजर जाने के बाद काश्त करेंगे या पहले काश्त करेंगे तो उसकी प्रोडक्शन या पैदावार उसकी कम होगी। इन पाकिस्तान इट इज़ जनरली सोन एट द एंड ऑफ अक्टूबर एंड अर्ली नवंबर, यानी कि अक्टूबर के आखिरी और नवंबर के शुरू के पहले हफ्ते में इसको काश्त करने का सही मौसम होता है। पाकिस्तान की बात करें तो आल्सो सी दैट द वीट सीड्स आर प्रॉपरली ग्रेडेड एंड थारोली क्लीन बिफोर गोइंग सोइंग, उनको काश्त करने से पहले उनकी सफाई अच्छे तरीके से कर लें, यानी कि उसके ऊपर मिट्टी वगैरह नहीं होनी चाहिए, कोई डस्ट वगैरह या कीड़े वगैरह नहीं होने चाहिए। हियर यू कैन अप्लाई फंजिसाइड फॉर ट्रीटिंग द सीड। फंजिसाइड अगर मेडिसिन या उसकी ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे क्या होता है कि पौधे को जब ज़मीन में लगाते हैं तो कोई कीड़ा वगैरह जो है उसको नहीं खाता, तो वो अपना बीज उग जाता है। अच्छा, इसकी जितनी केयर करेंगे ज़मीन को, ज़ाहिर बात है जब तैयार कर रहे होते हैं उस वक्त उसकी ट्रीटमेंट अगर अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो बाद में उस वीडिंग वगैरह या जड़ी बूटियों से आप बच सकते हैं। तो जितनी केयर दरमियान में भी आप अगर कोई जड़ी बूटी होती है तो उसके ऊपर पेस्टिसाइड वगैरह आप डालें तो उसकी ट्रीटमेंट करें, केयर करेंगे तो आउटपुट ज़ाहिर बात है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, पैदावार ज़्यादा देगा। द वीट प्लांट्स आर क्वाइट टफ एंड स्ट्रॉन्ग, मजबूत पौधे होते हैं। दे जनरली डू वेल इन फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस एंड रिक्वायर लेस केयर, इनकी बहुत ज़्यादा नहीं होती, मतलब कि आप जो है उसको कुछ मौसम का ज़्यादा असर होगा, थक जान पौधा। एंड इफ़ यू टेक एक्स्ट्रा केयर इट विल बी गुड एंड विल इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो फर्टिलाइजेशन यानी कि उसके खाद में यू डोंट नीड टू ऐड मोर फर्टिलाइजर्स इफ़ यू हैव प्रीवियसली एडेड इन प्रिपेयरिंग द सोइल, यानी कि जब ज़मीन आप बना रहे थे तो उस वक्त जो हमने शुरू में जिक्र किया कितनी कितनी उसमें खाद डालनी है वो डाल दी हैं, तो फिर मज़ीद इसको फर्टिलाइजिंग की ज़रूरत नहीं है, इसको खादों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पानी कब देना है? गुड एंड प्रॉपर इरीगेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर वीट फार्मिंग। फर्स्ट इरीगेशन मस्ट बी डन आफ्टर 20 to 25 डेज आफ्टर प्लांटिंग। जब आप बीज को बो देते हैं तो 20 से 25 दिनों के बाद आपने पहला पानी लगाना है और उसके बाद जो हर 20 दिन के बाद 4-5 पानी लगाएंगे तो फसल तैयार हो जाती है। वीडिंग कैसे होगी, यानी कि इसके अंदर जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, मोस्ट ऑफ द वीड्स इन योर फील्ड कैन बी कंट्रोल वाइल प्रिपेयरिंग द सॉइल, हैंस मेक श्योर यू रिमूव द सीड्स वीड्स प्रॉपरली, यानी कि जब आप उसकी ज़मीन तैयार कर रहे थे उसकी ट्रीटमेंट अगर कर लेते हैं और जो छोटी मोटी जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनको चुन लेते हैं, उसको खुश्क होने देते हैं, तो उससे क्या है कि बाद में वो फसल जब उग जाती है तो उसको प्रॉब्लम नहीं आता। फॉर एन एडिशनल वीडिंग
यू कैन यूज़ अ वाइड रेंज ऑफ केमिकल्स अवेलेबल ऑन द मार्केट। तो वक्तन फ़वक्तन फिर जो किस किस्म की बूटी है उसका इलाज आप करना चाहते हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं, खाद कर सकते हैं। तो ये देखें जड़ी बूटी उग रही होती है, तो इस तरह की जब उगती है तो ये पौधे को थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है, उसकी खुराक ले लेती है, तो बेहतर होता है कि उसकी ट्रीटमेंट कर ली जाए। अच्छा, इसके अलावा पेस्ट एंड डिजीज़ कंट्रोल भी करनी होती हैं मुख्तलिफ। ये यहाँ पे मैंने तस्वीरें भी आपके लिए ऐड की हैं कि किस तरह इनके पौधे पे देखें, ये येलो कलर का अटैक हो रहा है, यहाँ पे पौधे पे वाइटिश कलर का पौधा हो चुका है, यहाँ पे इसके ब्लैकिश किस्म की एक लग रही है। तो इनकी मुख्तलिफ डिजीज़ होती हैं, उनको भी कंट्रोल करना। द वीट प्लांट्स आर सस्पेक्टेबल टू मैनी पेस्ट एंड डिजीज़ लाइक एफिड्स एंड टर्माइट्स। While some of the common diseases in the wheat plants are brown rust, ये brown rust है, powdery mildew ये है mildew, और flag smut ये flag smut है, etc. ये common इनकी बीमारी है। To control the pests or disease, you can use good quality pesticide and insecticides. You can also consult with the local agriculture extension office। तो आप किसी एक्सपर्ट से भी एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो केमिकल्स वगैरह मौजूद होते हैं जो इनके पेस्ट और डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए काम आते हैं। तो ये मुख्तलिफ पेस्ट हैं जो इन पे अटैक करते हैं गंदम की फसल पे। अब आ जाती बात कटाई की, तो आप इसको हाथ से भी कटाई कर सकते हैं, यानी दरांती और इससे और थ्रेशर में डाल के दाने निकाल सकते हैं और भूसा निकाल लेता है। लेकिन आप अगर आजकल जिस तरीके से हार्वेस्टिंग की बड़ी बड़ी मशीनें आई हुई हैं, उनसे भी आप इसको हार्वेस्ट कटाई कर सकते हैं। वो आसानी से हो जाती है, लेकिन उसमें भूसे का ज़्यादा ज़ाया होने का चांस होता है। हार्वेस्टिंग स्टार्ट्स व्हेन द लीव्स एंड स्टेम टर्न येलो, यानी कि जब इसके पत्ते और इसका जो तना है वो येलो हो जाता है, खुश्क हो जाता है इन कलर एंड बिकेम फेयरली ड्राई, खुश्क हो जाता है। रिमेंबर दैट द वीट मस्ट बी हार्वेस्टेड बिफोर इट इज़ डेड ड्रिप टू अवॉइड लॉस इन यील्ड, यानी कि बहुत खुश्क भी नहीं करना, धूप में खड़ा रहे, उससे क्या बीज की जो वो जान है वो मर जाती है, खुश्क हो जाता है, और आपका आउटपुट या प्रोडक्शन वो कम आती है। और जल्दी भी नहीं करना कि वो बिल्कुल वो कच्चा हो और पौधा जो बीज है उसका या फिर जो अनाज है उससे जो दाने हैं वो छोटे हो जाएं। दस टाइमली हार्वेस्टिंग इज़ नेसेसरी फॉर गुड क्वालिटी एज वेल एज मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ वीट व्हेन द मॉइस्चर कंटेंट इन द वीट रीच about 25 to 30%. Then the wheat is ready to be harvested. Combined harvesters are available in the market for harvesting, threshing and winnowing of wheat crop in the single operation. तो ये देखें आप, एक मशीन है, एग्जैक्ट मुझे इसका नाम नहीं याद, तो इससे भी काट सकते हैं। इसके अलावा हाथ से जब कटाई होती है उसके फिर वो उसको एक बंडल टाइप बांध देते हैं और लेटर ऑन इस थ्रेशर में खोल उन बंडल को खोल के यहाँ पे इसको डालते हैं और यहाँ से इसके दाना निकलता है और यहाँ पे इसका ये जो भुस्सा होता है ये निकलता है, जो बाद में मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल होता है। तो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। ऑल बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।